जो कल हमने बात की थी क्रेब्स साइकिल की, कल हमने बात की क्रेब्स साइकिल का एक पूरा का पूरा हमने साइकिल देखा। अगर इसके लिए अब हमको क्या करना है कि इसका डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है, जो कि हमें लिखना है। तो इसके लिए स्टेप्स बनाने पड़ेंगे। हमें क्या बनाने पड़ेंगे? इसके लिए हमको स्टेप्स बनाने पड़ेंगे। तो हमने फर्स्ट स्टेप में काम किया था और उस स्टेप का नाम, फर्स्ट स्टेप में हमने काम किया था एस्टाइल को एंजाइम में और ऑक्सैलोएसिटिक को जोड़ा था, ठीक है ना। उनसे हमने एक उत्पाद बनाया जिसका नाम था सिट्रिक एसिड। तो पहले पद का हमने नाम दे दिया सिट्रिक एसिड का, सिट्रिक अम्ल का निर्माण, सिट्रिक अम्ल का निर्माण। ओके, तो इस पद में हमने किया क्या? हमने किया था एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, इन दोनों को जोड़ा था और साथ में क्या दिया था इस रिएक्शन में? जल दिया था, ठीक है ना, जल दिया था। इससे बन गया था ये सिट्रिक एसिड का क्या हो गया था? निर्माण हो गया। साथ में कोएंजाइम में क्या हो गया? अलग हो गया। ये सब कुछ क्रिया हुई थी सिट्रिक सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में। इसको अब इसी प्रकार से लिखना ही पड़ेगा कि एसिटाइल कोएंजाइम ए व ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जुड़कर सिट्रिक सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में सिट्रिक एसिड का व कोएंजाइम ए का निर्माण करते हैं। दूसरा पद था जो कि सिट्रिक एसिड से चालू होता है, और साथ ही साथ क्या आ जाता है? वाटर मॉलिक्यूल हट जाता है, जल का अणु हट जाता है। तो इसीलिए जल का अणु हट रहा है, इसीलिए इसको क्या दे दिया? निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन, ठीक है ना। तो सेकंड स्टेप क्या हो गया हमारे पास? सिट्रिक एसिड जो बन के आया है, सिट्रिक अम्ल जो बन के आया है, ठीक है ना, एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में सिस एकोनिटिक एसिड का कर लेगा, निर्माण कर लेगा, और साथ ही क्या हो जाएगा? जल का अणु हट जाएगा। ये जल का जो अणु हट रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को दिया गया नाम निर्जलीकरण। थर्ड रिएक्शन की बात करें तो ये वो वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है? वापस से ऐड होता है। इसीलिए इस रिएक्शन को दे दिया हमने नाम जल योजन, हाइड्रेशन। ओके, हाइड्रेशन ने चालू किया सिट्रिक एसिड से, सिस एकोनिटिक एसिड से। साथ में हमने क्या दिया है? इसमें जल दिया है, जल का अणु जोड़ा है, ठीक है ना। ओके, इससे बना है हमारे पास आइसोसिट्रिक एसिड का निर्माण हुआ है। ये किस एंजाइम की? सिस एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में। फोर्थ स्टेप का नाम हमने दिया है डिहाइड्रोजनेशन, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H प्लस आयन क्या होता है? हटता है। विहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है ना। इसमें क्या किया हमने? आइसोसिट्रिक एसिड था जो, ठीक है ना, इसमें NAD से हमने NADH प्लस क्या हो गया? H प्लस आयन का मुक्त कर दिया। इस H प्लस आयन के कारण ही हमने विहाइड्रोजनीकरण क्या नाम दिया, और उत्पाद बन के आ गया हमारे पास ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड। साथ ही साथ कुछ मात्रा में क्या हुई थी? ऊर्जा मुक्त हुई थी, ठीक है ना। ये सब कुछ काम हुआ था आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में। फिफ्थ नंबर पे आता है डिकार्बोक्सिलेशन या विकार्बोक्सीकरण। ओके, डिकार्बोक्सिलेशन।
डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन ये कहता है जो ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड हमारे पास बन के आया है, इसमें से हम क्या निकाल दें, CO2 अगर निकाल देते हैं, मतलब एक कार्बन मॉलिक्यूल निकाल दिया जाता है, तो किसका निर्माण हो जाएगा, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड का, ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड। ठीक है ना, इसमें से हो जाएगा किसका, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड का निर्माण, साथ ही हट जाएगा CO2 का। इसमें काम आ रहा है हमारे कौन सा, आइसोसेट्रिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। 6 नंबर का या 6 स्टेप की अगर बात की जाए, 6 नंबर का या 6 स्टेप की जब बात की जाती है तो वो कहलाता है विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण क्योंकि इस H+ आयन का क्या होगा, निर्माण दोबारा होगा, और साथ ही साथ निर्माण दोबारा होने के साथ ही क्या होगा, ऊर्जा का उत्पादन होगा। तो विहाइड्रोजनीकरण, ओके, विहाइड्रोजनीकरण हमसे ही कहता है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड जो है, ठीक है ना, ये किस में परिवर्तित हो जाता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में परिवर्तित हो जाता है। किसकी उपस्थिति में, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम से, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम से। ठीक है ना, साथ में क्या निकल जाता है, CO2 और NAD+H+ आयन। इस H+ के कारण ही हमने विहाइड्रोजनीकरण नाम दिया है, विहाइड्रोजनीकरण नाम दिया है। नेक्स्ट स्टेप की अगर बात की जाए तो 7 नंबर का स्टेप है। 7 नंबर का स्टेप आपसे ये कहता है आपके पास ATP का निर्माण होता है, और किसकी फॉर्म में होता है, GTP की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है 7th स्टेप में, ATP का निर्माण होता है, और किसके फॉर्म में, GTP के रूप में। तो इसीलिए हमने कर दिया, इसका नाम दे दिया ATP का फास्फोरिलीकरण, फास्फोराइलेशन ऑफ ATP, फास्फोराइलेशन ऑफ ATP। हमारे पास बन क्या है, सक्सिनाइल कोएंजाइम A। ठीक है ना, हमारे पास बन क्या है, सक्सिनाइल कोएंजाइम A। ठीक है, ये थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में किस में परिवर्तित हो जाता है, सक्सेनिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना, इस क्रिया में GTP से क्या लगता है, GDP का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना, या फिर मैं कहता हूँ GDP+IP से, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से GTP का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये एक ATP के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ लिख देते हैं अपन, एक GTP इजकल टू 1 ATP, 1 GTP इजकल टू 1 ATP। अगर NAD की बात करते हैं तो 3 ATP के बराबर होता है। NAD की अगर बात करते हैं तो 3 ATP के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट रिएक्शन की जब बात की जाती है, नेक्स्ट रिएक्शन होती है इसकी विहाइड्रोजनीकरण। मतलब इसमें भी हाइड्रोजन आयन जो होंगे वो हटेंगे, विहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजनेशन। ओके, डिहाइड्रोजनेशन चालू होता है सक्सेनिक एसिड से। कहाँ से चालू होता है, सक्सेनिक एसिड से। ठीक है ना, सक्सेनिक एसिड जो है, सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में, सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें, फ्यूमेरिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। फ्यूमेरिक एसिड में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। साथ ही साथ किसका निर्माण करता है, यहीं लिख सकते हैं इसके लिए भी, FAD से, FAD+H2 से FADH2 का निर्माण करता है। और ये FADH2 कितने, 2 ATP के क्या होता है, बराबर पाया जाता है। किसके बराबर, 2 ATP के क्या होता है, बराबर पाया जाता है। ये हो जाता है आपका प्रोसेस किसका, डिहाइड्रोजनेशन का। ये आपका प्रोसेस हो जाता है डिहाइड्रोजनेशन का। फिर 9th स्टेप की अगर बात की जाए, 9th स्टेप आपसे ये कहता है हाइड्रोजनेशन। मतलब इसमें क्या होता है, H2O का मॉलिक्यूल
जुड़ेगा हाइड्रोजनीकरण। ओके, हाइड्रोजनीकरण ये कहता है आपसे फ्यूमेरिक एसिड है, ये फ्यूमेरिक एसिड किस में चेंज हो जाता है? फ्यूमरेज एंजाइम की उपस्थिति में, किसमें? मैलिक एसिड में चेंज हो जाता है। साथ में क्या लगता है आपके? H2। इस H2 के कारण ही इसका नाम क्या दिया है हमने? हाइड्रोजनीकरण। फिर आती है बात 10th स्टेप की, जो कि मैलिक एसिड का है। मैलिक एसिड किसका? मैलिक एसिड से क्या होगा? इसी स्टेप में क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। और क्या बनता है? ऑक्जेलोएसिटिक एसिड का निर्माण करता है। ऊर्जा का निर्माण हो रहा है NaH+ के रूप में हो रहा है। H+ अगर आ रहा है तो डिहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है ना। इसमें हमने लिया क्या? मैलिक एसिड, ठीक है ना। मैलिक एसिड था, साथ में हमने जोड़ दिया NAD। इस NAD से किसका निर्माण होगा? NADH+H+ आयन का, ठीक है ना। ये सब क्रिया होती है मैलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में। इससे बन जाता है आपका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है ना। साथ में बनता है आपके ये NADH++H+। इस H+ के कारण ही हाइड्रोजनीकरण हमने नाम दिया है। तो हमने इसके स्टेप्स का निर्माण कर लिया है, ओके। अगर मैं एक शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, अगर यहाँ पे ATP की गणना की जाए, अगर मान लो यहाँ पे क्रेब्स साइकिल द्वारा, अगर यहाँ पे अब काम करना है हमको क्रेब्स साइकिल द्वारा, क्रेब्स चक्र द्वारा उत्पादित ATP की मात्रा, क्रेब्स चक्र द्वारा उत्पादित ATP की मात्रा, कैलकुलेशन ऑफ ATP इन द प्रोसेस ऑफ क्रेब्स साइकिल, ठीक है ना। तो पद प्रथम व स्टेप 4th, 6th, 10th, ठीक है ना, में गणना। तो यहाँ पे कितने ATP का निर्माण होता है? स्टेप 4 में, स्टेप 6 में, स्टेप 10 में। स्टेप 4 आपसे ये कह रहा था आइसोसेप्टिक एसिड था, ठीक है ना। वो किस में चेंज हो जाता है? ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड में चेंज होता है। साथ में देता है आपका NADH+ आयन देता है, ठीक है ना। कितने देता है? 1 देता है। लेकिन 1 देता है, हमने देखा पायरुविक अम्ल के कितने अणु बने थे? 2 बने थे। हमने ये चालू रिएक्शन कितने से की? 1 से की। इसीलिए हमको ये करने पड़ेंगे, दो रिएक्शन इसके अणु लेने पड़ेंगे। तो 2 ये हो गए, 2 ऐसे ही 6 नंबर की रिएक्शन में हो गए, जिसमें अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बना है, से सक्सिनैल्को एंजाइम का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार से 10 में बना है मैलिक एसिड से ऑक्जेलोएसिटिक एसिड का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पास 6 क्या हो गए? 6 NADPH2 का निर्माण हुआ, ठीक है ना। 1 NADPH2 = 3 ATP, 6 NADPH2 = 18, कितने हो गए? 18 ATP। फिर बात करें अगर आप स्टेप 7 में ATP, स्टेप 7 आपसे ये कह रहा है सक्सिनैल्को एंजाइम A, ये सक्सिनैल्को एंजाइम A है जो, ठीक है ना। इससे किसका निर्माण हुआ है? सक्सिनिक एसिड का निर्माण हुआ है। साथ में 1 GTP यहाँ पे बन के आया। तो 1 की जगह हमको क्या लेने पड़ेंगे? 2 GTP लेने पड़ेंगे। 1 की जगह 2 GTP लेने पड़ेंगे। तो 2 GTP = ठीक है ना, 2 GTP किसके बराबर होंगे? 2 ATP के बराबर होंगे। फिर बात करें हम अगर स्टेप
स्टेप एट्थ की, ठीक है ना। स्टेप एट्थ ये कहता है आपसे सक्सिनिक एसिड जो है, सक्सिनिक एसिड किस में परिवर्तित हो जाता है, फ्यूमेरिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है, फ्यूमेरिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। साथ में एक FAD का निर्माण होता है और एक FAD 2 ATP के बराबर होता है। हमको क्या लेने पड़ेंगे, 2 FAD। स्टेप एट्थ में ATP, ओके। तो 2 क्या बने, FADH2। एक कितने के बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपसे 4 ATP का क्या हो जाएगा, यहाँ निर्माण हो जाएगा। 4 ATP का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं इसमें देखते हैं कि क्रेब्स साइकिल में कितने ATP का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। यहाँ थे 18 ATP ऊपर थे, 6 ATP यहाँ थे, 2 ATP ये हैं, 4 ATP ये है। और तो क्रेब्स चक्र में ATP इजकल टू 18 और 6 24, 24 और 6 30, 18 और 6 24, 24 और 6 कितने हो गए, 30 ATP का क्या हो गया, यहाँ पे आपसे निर्माण हो गया है। 30 ATP का क्या हो गया है, निर्माण हो गया है। अच्छा, ये दोबारा जोड़ लिया 10 नंबर में आपको दोबारा नहीं जोड़ना था, ठीक है ना। तो यहाँ से कितने हो गए आपके, कितने हो गए, क्योंकि ऊपर जोड़ लिया था हमने 10 नंबर, ओके। तो यहाँ कितने हो गए आप, 6 24 ATP का क्या हो गया, यहाँ पे निर्माण हो गया। 24 ATP का क्या हो गया, निर्माण हो गया। ग्लाइकोलाइसिस में कितने बने, ग्लाइकोलाइसिस में ATP कितने बन के आए थे, 8 ATP बन के आए थे, ओके। तो ये टोटल हो गए 32 ATP। इनके ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र को जोड़ने के लिए बीच में क्या होता है, प्रोसेस और पाया जाता है। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र को जोड़ने के लिए बीच में क्या होता है, प्रोसेस और पाया जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस होता है आपका किसका, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलीकरण, ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण, कार्बोक्सीकरण, ठीक है ना। ऑक्सीडेटिव विकार्बोक्सीकरण ये कहता है पायरुविक अम्ल जो बनता है, इससे किसका निर्माण होता है, एसिटाइल कोएंजाइम A का। साथ में NADH++ का क्या होता है, निर्माण होता है। एक होता है तो हमको 2 रिएक्शन यहाँ पे लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो एक क्या हुआ, 2 NADH++ का क्या हुआ, यहाँ पे निर्माण हुआ। इससे क्या 6 ATP का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर सबको जोड़ा जाए, एक ग्लूकोज अणु के अपघटन से कुल 32 ऊपर थे, 6 ये थे, कितने हो गए, 38 ATP, 38 ATP अणुओं का निर्माण होता है। 32 ATP अणुओं का क्या होता है, यहाँ पे निर्माण होता है। एक बार दोबारा देख लेते हैं, ये हमने प्रोसेस देखा है क्रेब्स साइकिल के डिस्क्रिप्शन का। इसके कुछ स्टेप्स थे, हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे हमको लास्ट में करना था ATP की गणना करनी थी। ATP की क्या करनी थी, गणना करनी थी, ठीक है ना। अगर दोबारा देखा जाए तो हमने स्टेप एक तो पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A बनाया है, 2 ATP हमको यहाँ मिले हैं, 2 ATP हमको क्या हुए हैं, 2 NADPH2 हमको यहाँ मिले, जो कि कितने, 6 ATP के बराबर हो गए। और स्टेप 4th 6th एंड 10th में
हमको कितने एटीपी बन के आए हमारे पास, कितने 6 एटीपी का 6 NADPH2 का निर्माण हुआ है, जिससे क्या हुआ है हमारे 18 एटीपी का क्या हुआ है यहाँ पे निर्माण हुआ है। फिर स्टेप 7 की बात की हमने, 7 में क्या हुआ है, स्टेप 7 में 2 GTP थे, 2 GTP किसके, 2 ATP के बराबर हो गए। फिर स्टेप हमने 8 की बात की है, तो वहाँ 2 FADH2 का निर्माण हुआ। ये 2 FADH2 किसके, 4 ATP के बराबर हो गए, प्लस ग्लाइकोलाइसिस ATP कितने थे, 8 ATP। तो अगर इनको टोटल जोड़ा जाए, एक ग्लूकोज द्वारा ATP निर्माण की अगर बात की जाए, तो अगर इनको जोड़े तो 6 और 18 24 और 2 26, 26 और 4 30 और 8 38 ATP। तो हमने इस प्रकार से एक ग्लूकोज के अपघटन से किसका निर्माण कर लिया, 38 ATP का कर लिया, निर्माण कर लिया है। 38 ATP का क्या कर लिया, निर्माण कर लिया। अब ये जो H+ आयन थे, ये किस में प्रवेश करेंगे, जो नेक्स्ट सिस्टम चलता है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके, थैंक यू।